हेलो दोस्तों, मैं आदित्य राज आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य HD रिएक्शन पर स्वागत करता हूं। हम लोग आज से क्लास 10th का मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम में स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि आज से आप लोग गणित का क्लास यानी कक्षा 10 का मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। इसका पहला चैप्टर पार्ट 1 है वास्तविक संख्या, यानी कि आपका पहला चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग आप लोग को बारी बारी से सब चीज़ें पढ़ाएंगे और वहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा और NCERT का पूरा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो आप लोग से आग्रह है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यहाँ पे आप लोगों को जो भी पढ़ाएंगे वहाँ पे इसका आपको PDF भी आपको मिलेगा। आपको यहाँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग अपना PDF डाउनलोड कर रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार वीडियो देखने से आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये हमारा पहला क्लास है और आज से हमारा क्लास कंटिन्यू रहेगा, रोज़ एक वीडियो डलेगा आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए। देखिए, आज हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, लेकिन इसको शुरू करने से पहले हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को आना चाहिए, जैसे पक्की संख्या के बारे में या भाज्य संख्या के बारे में, जो कि हमारा इस चैप्टर में बहुत ही यूज होगा उसका। इसलिए हम पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना चैप्टर में प्रवेश करेंगे, क्योंकि बिना बेसिक के आप गणित तो सीख ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमें पहले ये सब बेसिक जो है पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पहला है, इसको जल्दी जल्दी में पढ़ लेंगे और कल से अपना अगला वीडियो में हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। मेन टॉपिक कल से स्टार्ट होगा। लेकिन देखिए, आप लोग ऐसा ना समझिएगा आज का इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि परीक्षा में आपका देखिएगा यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा, हर साल आता है। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखिएगा तो आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं होगा, आपको एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन आएगा। देखिए, पहला है प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। इसको नेचुरल नंबर ही बोला जाता है। आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, क्लास 5th 6 से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे प्राकृत संख्या के बारे में। इसको जल्दी जल्दी में इसका डिफिनीशन समझ लेते हैं, क्या होता है यह। देखिए, इसका सिंपल डिफिनीशन होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि जो भी हम गिनते हैं ना, 10, 20, 50, 1000, ये सब प्राकृत संख्या के अंदर में आता है। यानी कि प्राकृत संख्या का समूह हुआ। प्राकृत संख्या अकेला नहीं होता है, प्राकृत संख्या का समूह हुआ, इसको प्राकृत संख्या बोलते हैं। देखिए, जैसे और प्राकृत संख्या का ध्यान रखिएगा कि 1 से स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होता है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बढ़ते जाएंगे 40, 50, 1000, 99, 1 करोड़, 2 करोड़, ऐसे करके इन्फिनाइट। इसका मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे इसको इन्फिनिटी बोला जाता है। यानी कि यह एक सिंबल है, यह कोई नंबर नहीं है, यह एक सिंबल है कि यानी कि इसका मतलब बहुत सारा नंबर है, मतलब अनंत कितना भी नंबर है हो सकता है। यह दर्शाता है, यह इन्फिनिटी। इसको यह एक चिन्ह है, यह कोई एक नंबर नहीं है। इसको हम प्राकृत संख्या को एक तरह से और भी कह सकते हैं। दूसरा डिफिनेशन है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी पढ़ाएंगे आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, ताकि आप क्वेश्चन बनाते समय एक भी क्वेश्चन आप फंसेंगे नहीं। आपको सारा क्वेश्चन एक बार में ही बन जाएगा। इतना बेहतरीन कंसेप्ट से हम पढ़ाएंगे कि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा और आपको एग्जाम में मार्क्स पूरा में पूरा आएगा। जैसे मेरा आया था उस तरह से आपका भी मार्क्स पूरा में पूरा आएगा। तो देखिए, दूसरे शब्दों में देखिए, दूसरा डिफिनेशन है कि वह सभी धनात्मक पूर्णांक, आप लोग पूर्णांक तो जानते होंगे, जिसके बटा में सिर्फ 1 हो। जैसे 3 हो गया, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, -1 हो गया, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, और एक 0 होता है। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, आपको बताए थे। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है प्राकृत संख्या पूर्णांक के बारे में, तो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो यूट्यूब पर डल चुका है, उसको आप देख लीजिए। आप लोग को 1 घंटा की वीडियो है और आपको विस्तार से सारा संख्या के बारे में पता है, और इतना डिटेल में बताया है कि आप लोग एक बार में आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। और उसका PDF भी आपको उसमें दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है। तो देखिए, और वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताए हैं, इसलिए उसको ज़रूर देख ले, नहीं तो कम से कम PDF भी ज़रूर देख ले, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। क्योंकि क्लास 10th है और आप लोग जितना मार्क्स ज़्यादा लाइएगा उतना ही आपका पेरेंट्स का नाम होगा अपने गाँव में। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए उस वीडियो को। देखिए, पूर्णांक मतलब जिसके बटा में 1 है। देखिए, ये नहीं कहिएगा देखिए 3/5 है और इसके बटा में भी तो 1 है, वैसा नहीं। सिर्फ 2 ही P/Q के रूप में लिखा होना चाहिए। इसका फॉर्म का होना चाहिए, और जहाँ Q का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस प्रकार का जो होता है उसको हम पूर्णांक बोलते हैं। देखिए,
जैसे बता रहे हैं कि पी बटे क्यू का फॉर्म का होना चाहिए, पी बटे क्यू का फॉर्म का होना चाहिए, और यहाँ पे क्यू का वैल्यू 1 होना चाहिए, यानी कि सिर्फ पी ही होना चाहिए, क्यू में सिर्फ 1 होना चाहिए, इस फॉर्म का होना चाहिए, तो उसको हम पूर्णांक बोलते हैं। और ऊपर में यह भी एक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कोई एक नंबर होना चाहिए, माइनस में हो सकता है या प्लस में भी हो सकता है, और एक जीरो तो ऑलरेडी होता ही है। तो इस प्रकार से आप लोग पूर्णांक देख लीजिएगा, और आप लोग जरूर देखो इस वीडियो को, वहाँ से आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए इसका दूसरा डिफिनेशन है कि वह सभी धनात्मक पूर्णांक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक आपको बताया था कि संख्या रेखा पर जितना भी संख्या पढ़ते हैं हम सबको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, यानी कि जितना भी संख्या पढ़ते हैं हम उसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। उसमें संख्या कितने प्रकार का होता है, एक या तो धनात्मक होता है, या तो प्लस वाला होता है, या माइनस वाला होता है, या जीरो होता है। तो वही कह रहे हैं कि जितना भी वह सभी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए जो संख्या रेखा के दाईं ओर एक से चलकर अनंत तक जाती है, पर किस संख्या कहलाती है। देखिए इसको हम यहाँ से समझते हैं कि देखिए संख्या रेखा हो गया यह, यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, यहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। इधर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। तो अगर सेंटर हो गया, या अगर केंद्र हो गया, तो ये तो दाईं तरफ हो गया, ये तो दाईं तरफ हो गया, तो यही कह रहा है, और ये बाईं तरफ हो गया। तो संख्या रेखा पर दाईं ओर, संख्या रेखा के दाईं ओर एक से चलकर यानी कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ से चलकर अनंत तक जाना है, यानी कि अनंत तक जाने वाली नंबर जो होगा उस सबको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन यहाँ से क्लियर हो गया। देखिए इसका डिफिनेशन आप लोग याद रखिएगा कि वैसे संख्या धनात्मक पूर्णांक जो संख्या रेखा के दाईं ओर एक से चलकर अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये आपका डिफिनेशन हो गया प्राकृतिक संख्या का, यह इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा पूर्ण संख्या, जस्ट इसी से मिलता जुलता है। देखिए पूर्ण संख्या उसको होल नंबर पढ़ते हैं, पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर भी पढ़ते हैं। देखिए इसको होल नंबर कहते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन होता है कि प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर जितना जो पढ़े प्राकृतिक संख्या एक से चलकर अनंत तक जाती है, या गिनती संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो इसमें हम जीरो ना गिनती करते हैं कि जीरो। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लीजिएगा। शून्य करने पर जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या का समूह कहते हैं, यानी कि जो भी प्राकृतिक संख्या है उसमें एक और नंबर, मात्र एक नंबर जीरो को ऐड कर लीजिएगा तो वह पूर्ण संख्या का समूह हो जाएगा, यानी कि पूर्ण संख्या उसे कहिएगा। यानी कि 0 एक पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या दोनों है। यानी कि प्राकृतिक संख्या का परिवार थोड़ा कम, एक कम है और पूर्ण संख्या में ज़्यादा है। यानी कि पूर्ण संख्या में 0 भी आता है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। तो कहने का मतलब है कि दोनों का मत सेम ही है, सिर्फ इसमें 0 ऐड हो जाता है पूर्ण संख्या में और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। दूसरे शब्दों में इसका हम उसी तरह से डिफिनेशन जाएंगे। तो देखिए दूसरे शब्दों में वह सभी पूर्णांक जो संख्या रेखा के दाईं ओर 0 से चलकर, वहाँ था प्राकृतिक संख्या में 1 से चलकर और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए 0 से चलकर अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी कि पूर्ण संख्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्या डिफिनेशन आपसे कोई पूछे तो क्या बताइएगा, या तो बोलिएगा प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को सम्मिलित करने से जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या का समूह कहते हैं, या वह सभी पूर्णांक जो संख्या रेखा के दाईं ओर 0 से चलकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यह ज़्यादा बढ़िया डिफिनेशन हुआ, ये वाला जो डिफिनेशन हुआ ये थोड़ा ज़्यादा बढ़िया हुआ, पूरा क्लियर हो जाता है इससे। तो अब नेक्स्ट है, कुछ नोट है लिख दिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे नोट है जो आपको जानना चाहिए। प्राकृतिक संख्या, देखिए करा प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। आपको बताए हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्या 0 से होती है। आप देखिए जबकि पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। ये वाला बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। अब नेक्स्ट हमारा है परिमेय संख्या, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए परिमेय संख्या ये आपको पढ़ना है, मेनली आपको परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या दोनों पढ़ना है। वास्तविक संख्या के अंदर ही परिमेय संख्या आता है, यानी कि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, तो आपको ये पढ़ना है, इस पर ज़्यादा ध्यान रखना है। परिमेय संख्या तो उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं, नहीं आर से नहीं, आर से तो रियल नंबर होता है। परिमेय संख्या को क्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आपको नहीं समझना है, सिर्फ आपको परिभाषा याद रखना है। तो देखिए इसका डेफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसे दो पूर्णांकों के भिन्न, यानी कि p/q के रूप में
लिखा जा सके जहाँ क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू यहाँ पे क्या है, हर है। ऊपर पी यहाँ पे अंश है, आप लोग पढ़ते रहेंगे बचपन से कि ऊपर वाले को हर बोलते हैं और नीचे वाले को, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। देखिए पी यहाँ पे अंश है, क्यू हर है, जहाँ पर क्यू का मान यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, उस परमेय संख्या कहते हैं, कहलाती है। जैसे देख लिए -3 हो गया, -5/2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 23 हो गया आदि, इस तरह का नंबर भी ये सब परमेय संख्या होती है। यानी कि दो पूर्णांक के भीड़ के रूप में लिखना है। जैसे P/Q का मतलब आप लोग समझ लीजिए। देखिए P/Q का मतलब है कि कोई बट्टा के रूप में होना चाहिए। P/Q लिखा हुआ है ना, यानी कि जैसे कि 3/5 है, यह एक फ्रैक्शन है। यहाँ पे यह अंश हो गया, ये जो है ये वाला क्या हो गया, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश। यह अंश हो गया और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। यह हर हो गया। तो देखिए यहाँ पे हर का मान 5 है ना, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ऊपर पे देखिए ये भी पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है। यानी कि जब भी आप दो पूर्णांक को बटा के रूप में लिखिएगा तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसका सिंपल सी डिफिनेशन है, यहाँ पर हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू का वैल्यू यानी कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड, इसलिए 0 नीचे नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमारा इस परमेय संख्या हो जाएगा जिसका हर 0 नहीं होना चाहिए। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसका वर्गमूल भी निकल जाता है ना उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे √81 है, √81 का वैल्यू कितना होता है, रूट मतलब वर्गमूल होता है। वर्गमूल अगर 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे बराबर में 9। तो 9 तो एक प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है। क्योंकि देखिए 9 के बटा में 1 होता है, 9 के बटा में 1 अवश्य होता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए कोई नंबर ले लीजिए 3, इसके बटा में क्या है, 1 है, निश्चित है। कोई भी नंबर ले लीजिए, -7 ले लिए, इसके बटा में 1 होता है। तो इसी प्रकार से 9 है तो 9 के बटा में 1 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए कि जब भी आपको वर्गमूल निकल जाएगा तो वो संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या हो जाता है। जैसे √16 है, √16 है, तो √16 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। तो 4 को क्या लिखे, 4/1 लिख दिए। यानी कि यहाँ पे P यानी कि अंश कितना हो गया, 4 अंश हो गया, और हर क्या हो गया, 1 हो गया। तो अंश बटे हर के रूप में लिख दिए, यानी कि यह परिमेय संख्या हो गया। इसका सिंपल सा डिफिनेशन है कि जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि अंश और हर सिर्फ पूर्णांक होना चाहिए। यही आपका डिफिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या पढ़ लिए, अब अपरिमेय संख्या पढ़ना है। देखिए इसको अपरिमेय संख्या बहुत ज़रूरी है इस पर पढ़ना, क्योंकि आपको इस पर अगला जो वीडियो डालेंगे उसमें आपको प्रूफ करना रहेगा कि अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करना रहता है। और यह परीक्षा में आपको 3 नंबर का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 3 नंबर का जरूर आता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा परिमेय संख्या को। इसलिए हम बता रहे हैं, अगर जरूरी नहीं होता तो हम आपको नहीं बताते, क्योंकि यह बच्चों वाली बात है। 7, 8 में ही पढ़ना था, 6 में ही पढ़ना है आपको परिमेय संख्या, लेकिन आपको बता दिया क्योंकि आपको परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसका डिफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसे दो पूर्णांकों के भिन्न P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। यानी कि जो परिमेय संख्या नहीं है ना, आप सिंपल लिखिए कि जो परिमेय संख्या नहीं है वह अपरिमेय संख्या है। इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसको हम परिमेय संख्या नहीं कहते, यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका जैसे एग्जाम्पल हो गया √2, √3, √5, √10, √5/7, √16। देख आप लोग सोचिएगा √16 का वैल्यू तो 4 होता है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है। रूट का मतलब यहाँ पे 2 होता है, लेकिन यहाँ पर अभी 2 नहीं है। क्यूब रूट का मतलब होता है यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पे अभी 3 है। तो 3 का मतलब होता है घनमूल। तो 16 का घनमूल नहीं होता है, एक नंबर होता है लेकिन एक नंबर नहीं होता है, उसको हम एक पूर्णांक नहीं होता, इसलिए हम क्यूब रूट 16 को 4 नहीं लिख सकते हैं। इसलिए यह पूर्णांक यह एक परिमेय संख्या नहीं है, इसको अपरिमेय संख्या में लिखेंगे। तो आप लोग सिंपल रखिएगा कि जिसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकल सकता है या घनमूल नहीं निकल सकता है, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर नोट में हम लिख दिए हैं, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यही, समझिए
कि पाई के बारे में देखिए, नोट में है यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, यहाँ ही पाई लिखे हुए थे देखिए। तो पाई इसको पढ़ा जाता है पाई, इसको हम पढ़ते हैं पाई। ऐसे जो लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में कितनी बार भी पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है यह, कि पाई परिमेय है क्या अपरिमेय है। इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है जिसका लगभग मान, यानी कि डेफिनेटली 22/7 होता है, इसका लगभग मान 22/7 लेते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि होता ही है, ऐसा हम लेते हैं कि चलो पाई का मान लगभग 22/7 होता है, ऐसा होता है। बराबर का चिन्ह नहीं है, देखिए यहाँ पे देखिए बराबर का चिन्ह नहीं दिए हैं, क्योंकि बराबर यहाँ पे होता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता है, सॉरी, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि पाई का मान लगभग 22/7 होता है। तो देखिए यहाँ पे पाई तो अपरिमेय संख्या हो गया, पाई तो एक अपरिमेय संख्या हो गया, इसका वैल्यू दशमलव में 3.14 लेते हैं। ये जो है ना डाटा, इसको आप याद रखिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। पाई का वैल्यू 3.14 होता है, जो आपका क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा। पाई का वैल्यू 3.14 होता है और इसका लगभग मान 22/7 होता है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है पाई, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख भी दिए मैं, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि देखिए पाई एक परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, देखिए, लेकिन 22/7 जो है यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 22 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, इसलिए 22/7 परिमेय है, जबकि लगभग मान पाई ही है, फिर भी इसको हम अपरिमेय कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। देखिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं आपको नोट में, यह बहुत ज़रूरी है, यह नोट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपरिमेय संख्या पहचानने में आपको बहुत मदद करेगा, और इस पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में जरूर क्वेश्चन आएगा यह, इस प्रकार का क्वेश्चन। देखिए जिस संख्या का पूरा वर्गमूल या घनमूल, आप लोग पढ़ चुके होंगे 8 क्लास में कि वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, फिर भी आपको बताएंगे जरूर, लेकिन अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए अपना तरफ से। देखिए जिस संख्या का पूरा वर्गमूल या घनमूल नहीं निकाला जा सकता है वह अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन 7 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, घनमूल में नहीं होता है। 36 का वर्गमूल होता है 36 का 6 होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना है 3 है, 3 का मतलब होता है घनमूल। तो घनमूल 36 का नहीं होता है, वर्गमूल होता है। अगर रूट 36 रहता ना, तो इसको हम लिखते 6 हुआ, कहते कि यह एक परिमेय है, यानी कि रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे 36 रहता तो रूट 36 रहता जरूर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 36 यहाँ पे घनमूल है, इसलिए यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, है एक अपरिमेय संख्या की गिनती में आ जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। 32 का भी देखिए, 32 का घनमूल नहीं निकाल सकता है, इसलिए 32 भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरा मेन टॉपिक है, यही आपको चैप्टर भी है और यही आपको पढ़ना भी है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। देखिए ये आपको आज पढ़ना है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इसको डिनोट भी करते हैं आर से। तो देखिए परिमेय संख्या, देखिए आप लोग जितना भी पढ़े हैं ना, परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को मिला दीजिएगा ना, तो वास्तविक संख्या हो जाएगा। कोई पूछेगा आपसे क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो हाँ आपको बोला हाँ, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या समझ लिए कि दोनों जो है ना, परिमेय अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या होता है। जैसे देखिए 2 3 क्या है, परिमेय संख्या है, रूट 5 अपरिमेय संख्या है, क्यूब रूट 18 भी अपरिमेय संख्या है, यानी कि जितना परिमेय मिला दीजिएगा ना, सब वास्तविक संख्या हो जाएगा। और आपको क्लास 10 तक यही पढ़ना है, वास्तविक संख्या ही पढ़ना है। आप लोगों को 11th पढ़ना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना रहेगा आप लोगों को। देखिए इसका डिफिनेशन क्लियर हो गया, आपको डिफिनेशन जानना है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभाज्य संख्या, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर या रूट संख्या, इसको रूट नाम से ही फेमस है, रूट संख्या। देखिए यह नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह नाम भी बहुत ज़रूरी है। देखिए इसका डिफिनेशन होता है वह सभी प्राकृतिक संख्या है, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं हम। बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो देखिएगा, पहला वीडियो, उसमें हमें सब बता चुके हैं और डिटेल में बताए हैं आपको, तो वहाँ से आप लोग देखिए तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। और वहाँ पर PDF भी है
और आप लोग आराम से रिवाइज भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि आप लोग वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन आप लोग PDF जरूर देख लें, वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, वह सभी प्राकृतिक संख्या है जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं विभाजित हो, यानी विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जो भी नंबर जो एक तथा खुद के अलावा और कोई से ना कटे, यानी कि उसको कोई विभाजित नहीं कर सके या डिवाइड नहीं कर सके, उसका अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 देख लिए, 2 है यहाँ पे, तो 2 को कौन कौन विभाजित कर सकता है? 1 कर सकता है और 2 खुद कर सकता है, उसके अलावा कोई ना कर सकता है। 3 देख लीजिए, 1 और 3 से ही सिर्फ कटेगा। 5 को देख लीजिए, 5 सिर्फ 1 और 5 से ही कटेगा। 7 भी, 11 भी, 13 भी, 17 भी, 19 भी, 19 भी सिर्फ 1 से कटेगा और 19 से कटेगा। यानी कि जिसको सिर्फ दो ही नंबर काट सके, यानी कि 2 ही नंबर भी डिवाइड कर सके, उसके अलावा कोई नहीं, तो वह अभाज्य संख्या हो जाता है। इसका दूसरा शब्द में डिस्क्रिप्शन है, देखिए, वैसी संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। वैसी संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। वैसी संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि सिंपल सा इसका डिफिनेशन अब हो गया कि आप गुणनखंड निकालिए, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहा है तो साइड कीजिए, उसको अभाज्य संख्या नहीं होगा। यानी कि अभाज्य संख्या चेक करने के लिए आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, समझिए। अभाज्य संख्या चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये, कि देखिए, जब भी आपको चेक करना कि अभाज्य है या नहीं है, आप उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए और देखिए कि इसका गुणनखंड की संख्या सिर्फ 2 होना चाहिए। 2 से कम है या ज़्यादा है तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। सिंपल से आपको देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि देखिए, एक, आप सबको डाउट रहता है एक के बारे में कि एक क्या है, अभाज्य या भाज्य है। देखिए, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए कम से कम 2 होना चाहिए और एक तो सिर्फ एक ही से कटेगा, उसके अलावा और कोई गुणनखंड है नहीं, इसलिए एक अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड है। एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यह एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसलिए परीक्षा में पूछ लिया जाता है यह, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और आप लोग को PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग तो याद कर ही लीजिएगा, या जब भी आपको मन करे, दिक्कत आए, तब आप मेरा PDF देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे कोई चेक पूछ देगा आपको 9 का 9 अभाज्य संख्या या नहीं है, तो आपको चेक करने के लिए आपको 9 का अभाज्य गुणनखंड लेना है, गुणनखंड लेना है। तो 9 का गुणनखंड लेंगे, अगर 9 का गुणनखंड अगर लेते हैं, 9 का गुणनखंड अगर लेते हैं, तो देखिए 9 का गुणनखंड मतलब क्या होता है? गुणनखंड वो होता है जो उसको काट दे, उस संख्या को विभाजित कर दे। तो 9 को कौन कौन काट सकता है? 1 काट सकता है, 3 काट सकता है, 9 काट सकता है। तो यहाँ पर देखिए, गुणनखंड की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया, 1 3 9, यानी कि 3 को हो गया। हमको होना चाहिए कितना? अभाज्य संख्या होने के लिए केवल और केवल 2 होना चाहिए, केवल 2 से ज़्यादा न 2 से कम। अगर जैसे ही 2 से ज़्यादा हुआ तो वह अभाज्य संख्या नहीं हो जाएगा। क्या देखिए, यहाँ गुणनखंडों की संख्या 3 है जो 2 से अधिक है, इसलिए 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। सिंपल सा समझ लीजिए कि जिसका गुणनखंड 2 है वो अभाज्य है, नहीं है वो अभाज्य नहीं है। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, कोई पूछे आपको 15 कि क्या 15 अभाज्य है या भाज्य है, आपको इसका गुणनखंड निकालिए। तो 15 कौन कौन काट सकता है? 1 काट सकता है, 3 काट सकता है, 5 काट सकता है और 15 काट सकता है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, यहाँ पे 4 गुणनखंड हो गया, 2 2 4 गुणनखंड हो गया। यहाँ पे कितना गुणनखंड हो गया? 4 गुणनखंड हो गया। यानी कि यह एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि गुणनखंड सिर्फ 2 ही होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा है भाज्य संख्या। देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है, इस बार परीक्षा में पूछा हुआ था क्वेश्चन, भाज्य संख्या कितने से स्टार्ट होता है? यानी कि 4 से स्टार्ट होता है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ था। तो देखिए, डिफिनेशन है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम भी यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या के नाम से ज़्यादा ही प्रचलित है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। यौगिक संख्या के नाम से ये कुछ ज़्यादा ही फेमस है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। यौगिक संख्या यानी कि कंपाउंड नंबर या कंपोजिट नंबर। देखिए, इसको डिफिनेशन है, वैसी प्राकृतिक संख्या है जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 10 8 9 10। तो देखिए, भाज्य में, अभाज्य संख्या में क्या था कि जो सिर्फ एक और खुद के अलावा किसी और से ना कटे, और इसमें है कि जो एक तथा खुद के अलावा किसी और से भी कटे। सिंपल सा जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिख दीजिए इसको, सिंपल सा डिफिनेशन हम करके देखिए, आपको जितना सरल हो सके, जितना सिंपल हो सके उतना हम सरल बताने का प्रयास कर रहे हैं।
ताकि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं हो। आप एक बार में ही एक ही वीडियो देखें और आपको पूरा समझ में आ जाए, और ऐसा आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिल सकता है। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन अगर आपको अगर हमारे चैनल समझ में आता है, आपको मेरा पढ़ा हुआ, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यहाँ पे आपको हम PDF भी दे रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और देखिए, पर हमारा काम पढ़ाना है और आपका काम पढ़ना है, इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना पढ़िए। तो देखिए, इसका डेफिनेशन है कि वैसी प्रकीर्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। देखिए, अब कितना सरल हो गया। आपको सिर्फ गुणनखंड निकालना है, आपको पता हो जाएगा कि कौन सा भाज्य है कौन। देखिए, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। आपको गुणनखंड निकालना है और आपको देखना है कि 2 से अधिक अगर गुणनखंड हो गया तो भाज्य संख्या हो जाएगी, यानी कि यौगिक संख्या हो जाएगा। ध्यान रखिए, यौगिक बहुत फेमस नाम है, यौगिक से ज़्यादा प्रचलित है यह, इसलिए याद रखिएगा। यानी कि आपको गुणनखंड निकालना है। जैसे कोई नंबर दे दिया आपको 27 दे दिया, 27 है, तो देख लीजिए इसको कौन कौन इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो गया, 27 हो गया। देखिए, इसका गुणनखंड कितना है, इसका गुणनखंडों की संख्या कितना है, फैक्टर गुणनखंडों की संख्या 4 है, जो कि कितना है, 200 ज़्यादा है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य नहीं हो जाए, भाज्य संख्या नहीं है, यानी कि भाज्य संख्या हो जाएगा। ध्यान रखिए आप लोग, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया तो भाज्य हो जाएगा। जैसे 4 देख लीजिए, 4 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 2 और 4। तो देखिए, गुणनखंड संख्या कितना है, 3 है, 4 है, 3 है। यहाँ पर गुणनखंड संख्या कितना हो गया, 3 को हो गया ना, जो कि कितना 2 से ज़्यादा है ना, तो क्या हो गया, यह एक 4 एक भाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया, 4 एक भाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। इसलिए ध्यान रखिएगा कि 4 भाज्य संख्या है और 4 से भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है। इस बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि 4 भाज्य संख्या कब कितना से स्टार्ट होता है, तो भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको आप समझिए कि ध्यान में रखिएगा हमेशा कि भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है, भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है, इसको ध्यान रखिए। देखिए, भाज्य संख्या हो गया, भाज्य संख्या आपको समझ में आ गया। अब एक होता है सहभाज्य संख्या, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हर साल इस पर आता है जरूर कि सहभाज्य संख्या क्या होता है। यह क्वेश्चन समझिए कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन आपको इस पर देखने का जरूर मिल जाएगा। और आपको जब भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे, इसमें अब चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, उसमें आपको देखिएगा आप जरूर क्वेश्चन आएगा इससे, इसलिए इसको पूरा देखिए। वहाँ पे आप लोग को लगेगा कि अरे हम पढ़े और हमारा क्वेश्चन बन रहा है अब। तो देखिए, सहभाज्य संख्या इसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर, यानी कि इसका डेफिनेशन सिंपल है, उसको बताते हैं। देखिए, कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या हो, यहाँ पे संख्या 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, 1 से नहीं होगा, 2 या 2 से अधिक संख्या होना चाहिए। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा केवल एक होता है, यानी कि सबका मौसा जितना भी नंबर लिए आप, उसका अगर मौसा 1 आ गया तो समझिए कि सब आपस में असहभाज्य संख्या है, उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि सहभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1 होता है। नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि सहभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। जैसे देख लीजिए, पहला है 8 और 15, 8 और 15 का महत्तम कितना होता है, सब जानता है, HCF कितना होता है, 1 होता है। 8 और 15 का मौसा HCF कितना होता है, 1 होता है, सब लोग जानते हैं। 3 और 5 का मौसा कितना होता है, 1 होता है, इसलिए यह सहभाज्य संख्या हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 8 एक भाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, फिर भी दोनों क्या हो गया, सहभाज्य संख्या हो गया। यहाँ पे दोनों अभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग कि सहभाज्य संख्या होने के लिए सिर्फ मौसा 1 होना चाहिए और कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ महत्तम 1 उसका होना चाहिए। और एक होता है जीरवाभाज्य संख्या। देखिए, जैसे 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 11 13 हो गया, जिसका अंतर 2 रहता है ना, लगातार वाला को भाज्य संख्या को बोलते हैं जीरवाभाज्य संख्या। अभी वो नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ
अब सभाज्य संख्या ही पूछता है आपको एग्जाम में, इसलिए उसको आपको सिर्फ इसको पढ़ना है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका मतलब एक होता है। एग्जाम्पल में देखिए, तो 2 4 9, 2 4 का मतलब 2, और तीनों का जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि इसका भी महत्तम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा गुणनखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, यह मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ गया हमारा गुणनखंड। देखिए, यह हमारा टॉपिक आज शुरू हो गया अभी, गुणनखंड, जो कि आप लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, और बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको बता देते हैं क्योंकि अब जब बेसिक क्लास से, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो आप लोग को नहीं बताते, सिर्फ यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोग को सोचे कि अगर बता देते हैं तो आपको ज़्यादा समझने में परेशानी नहीं होगा, इसलिए आप ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो देखिए, गुणनखंड है, गुणनखंड डिफिनीशन होता है। देखिए, पहले गुणनखंड क्या होता है, इसका डिफिनीशन पहले पढ़ लीजिए। तो देखिए, गुणनखंड यानी कि अपवर्तक, गुणनखंड का एक नाम अपवर्तक भी है, इसका अपवर्तक भी नाम है। देखिए, एक होता है अपवर्तक और एक होता है अपवर्त्य। एक होता है अपवर्तक यानी कि गुणनखंड, और अपवर्त्य माने पहाड़ा। अपवर्त्य माने पहाड़ा होता है। जैसे 2 का पहाड़ा क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 12, ये जो हो गया, सॉरी ये नहीं होगा, हाँ अपवर्त्य माने पहाड़ा होता है, तो हो जाएगा। और अपवर्तक मतलब उसका गुणनखंड। ध्यान रखिएगा, वह सभी संख्या, देखिए इसका डिफिनीशन है, वह सभी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, उसे दी गई संख्या का गुणनखंड कहते हैं। यानी कि देखिए, जो भी आपको नंबर दे दिया, यहाँ पे आपको जैसे 36 दे दिया, क्या बताया था? दी गई संख्या को, जो संख्या, यानी कि दी गई संख्या को, हमारी संख्या क्या दिया हुआ है? ये वाला संख्या हमको दिया हुआ है, ये वाला आपको संख्या दिया हुआ है। अब इसको जो विभाजित कर देगा ना, पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा, उसको हम गुणनखंड बोल देंगे। तो इसका गुणनखंड देखिए, कौन कौन विभाजित कर देगा इसको? 1 कर देगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा, 4 कर देगा, 6 कर देगा, 18 कर देगा, 6 करने के बाद सॉरी 9 भी कर देगा, 9 कर देगा, 18 कर देगा, उसके बाद 36 20 को विभाजित खुद करेगा। देखिए, सब लोग यहाँ पर देखिए, ये कोई भी संख्या लीजिए, उसको विभाजित एक जरूर करेगा, और उसको खुद भी संख्या को खुद विभाजित करता है। अब लोग ध्यान रखिएगा, प्रत्येक संख्या खुद को विभाजित कर सकता है, गुणनखंड होता है, और एक तो सभी संख्या का गुणनखंड होता है, यानी कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। तो यहाँ हम लिख भी दिए हैं आपको नोट में कि देखिए, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, यानी कि कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका एक गुणनखंड होता है। एक संख्या, एक नंबर 1, यानी कि एक जो होता है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। और दूसरा नोट में प्रत्येक संख्या खुद का एक गुणनखंड होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। जैसे आप लोग समझ गए गुणनखंड क्या होता है, कि जो भी संख्या को काट देगा वो उसका गुणनखंड हो जाएगा। वो काटना चाहिए, पूरा काटना चाहिए, यानी पूरा विभाजित करना चाहिए, तभी वह गुणनखंड कहलाएगा। जैसे देख लीजिए 48 का गुणनखंड, 48 को कौन कौन संख्या काट सकता है? आपको पता है कि कोई भी संख्या का गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले 1 लिखेंगे, क्योंकि एक तो प्रत्येक संख्या गुणनखंड होता है। पहले 1 लिख दिए, इसको देखिए, का अंक में 8 है, इसलिए आपको बताया था विभाजिता का नियम, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि विभाजिता का नियम अगर देख लेते हैं ना, तो आपको मैथ ऐसे ही आधा आसान हो जाता है। सोचिए कि 50% मैथ आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे 48 का गुणनखंड निकालना आपको नहीं आता, फिर भी देखिए कैसे निकालिएगा। देखिए 8 है, इकाई अंक 8 है, यानी कि विभाजिता के नियम से क्या है? 2 से भी कटेगा, इसका 2 भी हो गया। अब देखिए इसको जोड़, देखिए 8 4 12, 12 को जोड़िए, 2 1 3, यानी कि संख्या 3 से भी कटेगा, तो आपको यहाँ पे 3 भी लिख देना है, यानी कि 3 से भी कटेगा। अब 4 से देखना है, तो देखिए 48 4 से करता है 2 अंक, तो 4 से हो जाएगा। अब 6 से करने के लिए क्या है? 2 3 से कट रहा है, यहाँ पे 2 3 से कट रहा है, इसका मतलब 6 से भी कटेगा। देखिए 8 का पढ़ा होता है 8 से 48 होता है, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 48 से भी कटेगा। तो इस तरह से आप गुणनखंड निकालते रहिएगा और आपको क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि आप लोग को विभाजिता का नियम आना बहुत ज़रूरी है, और इसका वीडियो हम डाल चुके हैं, आप जरूर देख लीजिए उसको, आपको मैथ बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। और देखिए इस तरह से, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है 20, यानी कि 20 का गुणनखंड निकालना है, 20 का गुणनखंड। तो देखिए 20 को कौन कौन काट सकता है? 1 काटेगा, 2 काट सकता है, 4 काट सकता है, 5 से काट सकता है, 10 काट सकता है, 20 काट सकता है। ये हम ऐसे ही निकाल दे रहे हैं, आप लोग चाहे तो नियम से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पता नहीं कि 20 किसी से कट रहा है, 20 यहाँ पे दे दिया, मान लो कोई बड़का नंबर दे दिया, इस टाइप को कोई नंबर दे दिया,
इस टाइप का नंबर दे दिया 36, 72, 21, 17, ये सब जो नंबर दे दिया, तो इसको भी आप एक लाइन बना सकते हैं। एक लाइन में आप लोग सोच सोच के बना सकते हैं। 0 से कटेगा, 2 से कटेगा, देखिए यहाँ पे 0 इसलिए 2 से कटेगा, इसको जोड़ के देखिएगा 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा। इस तरह से आप लोग किसी भी बड़ा नंबर, किसी भी बड़ी संख्या का गुणनखंड आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको समझाने के लिए छोटे छोटे नंबर ले लिए हैं, लेकिन ये सब आपको 8 क्लास में पढ़ना था, इसलिए आप लोग विभाज्यता के नियम जरूर याद रखिएगा। तो इस तरह से आप लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक आता है अभाज्य गुणनखंड। यही मेन हमारा चैप्टर है, चैप्टर का मेन टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड निकालना। इसको हम प्राइम फैक्टर ही बोलते हैं। जो प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, इसमें आपको मेथड बता रहे हैं। इसका डिफिनेशन जान के कुछ नहीं कीजिएगा, क्योंकि तो पूछता भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। आपको सिर्फ मेथड आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो देखिए 80 का कह रहा है अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, 80 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड आपको निकालना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखना है आपको। उस संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख देना है, उसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 80 है, आपको पहले एक लाइन से खींच देना है, एक लाइन से खींच देना है, इसे एक लाइन से खींच दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन खींच दी है। अब 80 को काटिए, जैसे एलसीएम लेते थे बचपन में। एलसीएम अगर 80 कोई नंबर देता था, 80 दे दिया और 40 दे दिया, तो हम लोग कैसे निकालते थे? इस तरह से निकालते थे। 2 से लगाते थे 40 मरते में, 2 से 20 मरते में, फिर 2 से 20 मरते में, 2 से 10 मरते में। उसी प्रकार से आपको लेना है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको सीधा खींच दिए है। 80 है, इसको सीधा हम खींच दिए हैं 240 मरते में। इस तरह से लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सॉल्व करके रख दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 80 का है, देखिए आप लोग 8 क्लास में पढ़ चुके होंगे कि देखिए 80 का निकालना है गुणनखंड। तो पहले 2 से लगाएंगे तो कितना मरते कटेगा? 40 मरते में कटेगा। अब 40 को 2 से लगाएंगे तो 20 मरते में। अब देखिए 2 को फिर काटेंगे तो 10 मरते में कटेगा। 2 काटेगा 10 मरते, 2 5 मरते में कटेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80 को हम क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे 4 कितना बार है? 2 कितना बार है? 4 बार है। यानी कि 4 बार गुना करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। और आप लोग क्लास में पढ़ेंगे 8 में कि घात क्या होता है। जब भी आप किसी संख्या को बार बार जितना बार गुना कीजिएगा ना, उतना पर उसको पावर चढ़ जाता है, उसको हम घात बोलते हैं। देखिए जैसे 3 है, इसको गुना कीजिए 5 बार, 5 बार नहीं 4 बार ही कीजिए। इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम सिंपल बताना लिख के चीज़ें लिखते हैं, आप 3 लिखते हैं। और देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई नंबर लिखा हुआ है ना, उसके पावर 1 होता है। और जब भी आपको यहाँ पे इसका भी पावर 1 हो जाएगा। और जब भी गुना में रहता है और यहाँ पे बेस सेम रहता है, इसको आधार बोलते हैं, आधार समान रहता है, तो ऊपर वाला जो पावर होता है ना, वो सब जुड़ जाता है। तो उसको क्या लिखेंगे? 1 + 1 + 1 + 1। इसको लिखेंगे क्या? 3 के पावर 4। इसको हम ये लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे कितना बार है? 2 यहाँ पर 4 बार है, 4 बार है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 के पावर 4 लिख दिए। अगर 10 बार आता है 2 के पावर 10 लिखते हैं। अगर 1000 बार आता तो क्या लिखते हैं? 2 के पावर 1000 लिखते हैं। और देखिए यहाँ पे 5 अकेला बच गया, तो यहाँ पे गुना में 5 यहाँ पे लिख दिए। इसका मतलब देखिए 2 4 2 8 2 16 85, इतना ना किया गुना करने पर। तो वही आपको यहाँ समझाना है कि अभाज्य गुणनखंड निकालना था, आप इस तरह से निकाल सकते। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। यहाँ पे आप 4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यानी कि 4 को क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर लिखेंगे। यही आपको अभाज्य गुणनखंड समझना था। और देखिए अब नेक्स्ट है 240 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 240 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 240 को काटेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? 120 मरते में कटेगा। 2 से 240 को काटेंगे तो 120 मरते में कटेगा। 2 से काट दिए अगर तो 120 मरते में कट गया। 2 से काटेंगे 60 मरते में कटेगा। 2 से काटेंगे 60 मरते में कटेगा। 2 से काटेंगे 30 मरते में कटेगा। 2 से काटेंगे 15 मरते में कटेगा। 3 से काटेंगे 5 मरते में कटेगा। तो यहाँ पे 240 क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। यहाँ पे देखिए 2 कितना बार है? 4 बार है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 के पावर 4। यहाँ पे 3 बच गया, 5 बच गया, गुने 3 गुने 5। देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तब यहाँ पे लिख दिया अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख दिए। जब भी किसी नंबर को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखते हैं तो उसको अभाज्य गुणनखंड बोल देते हैं। जैसे 180 का चाहिए, 180 का निकालना है, तो आप लोग के विभाज्यता के नियम से भी जा सकते हैं। देखिए पहले आपको चेक करना है कि 2 से लगाना है। सबसे पहले 2 से लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक 0 है, यानी कि 2 से लगा सकते हैं। 2 से लगाइए, 2 से लगाइए कितना होगा? 90 मरते में कटेगा। तो यहाँ पे 90 लिख दिए। देखिए फिर अब 0 है, तो 0 लगाने के लिए यानी कि 2 से फिर से कटेगा। तो 2 से कटेगा तो 45 मरते में कट गया।
अब देखिए 45 पता नहीं चला 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा। 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक 5 नहीं है, 5 है। तो देखिए अब 3 से काटेंगे तो के बाद 3 का बारी आता है। तो 3 से काटने के नियम क्या है कि अंकों का जोड़, यानी कि 5 4 9 होता है, तो 9 तो 3 से कटता है, इसलिए वह संख्या 3 से कटेगा। 3 से काटे तो 5 बढ़ते 15 बढ़ते तो 45 हो गया। फिर 15 को 3 से काटा 5 बढ़ते कटा, यानी कि क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 लिखेंगे, यानी कि 2 बार 2 3 2 बार और गुना 5। इसको क्या लिखेंगे, जब भी आपको बताया था कि जब भी किसी संख्या को बार बार रिपीट करके गुना किया जाता है तो जितनी बार गुना रहता है उतना पावर चढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 बार गुना है, 2 गुना 2 है, तो यहाँ पर लिख दिए 2 का पावर 2। यहाँ पर 3 गुना 3 है, 3 का स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दिए, जबकि अभाज्य गुणनखंड ग्रुप में लिखा गया। यही आपको सीखना है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे कुछ होमवर्क दे दिए हैं ताकि आप लोग बना लीजिएगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इसलिए इस होमवर्क को जरूर बना लीजिएगा। देखिए ये होमवर्क में है आपको, पहला 540 है, 220 है, यहाँ पे 10 को आपको होमवर्क में दे दी है, आपके सबका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जैसे ऊपर बताया है उस तरह से निकाल लीजिएगा, ये आप लोग को बहुत लोग को आता भी होगा, फिर भी हम बता दिए हैं कैसे आपको निकालना है, क्योंकि ज़रूरी है, इस चैप्टर में बहुत काम पड़ेगा इसका, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ तक अब आपका चैप्टर शुरू होगा। तो आपका पहला चैप्टर है यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम, यानी कि यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम। उसको शुरू से पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक आना चाहिए। देखिए आप लोग बचपन में जब भाग करते होंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखते थे, इस तरह से लिखते थे। तो यहाँ पे भाज्य होता था, उसको बोलते थे डिविडेंड। यहाँ पे होता है भाजक यानी कि डिविजर। यहाँ पे होता है भागफल यानी कि कोसेंट। यहाँ पे जो काट खुट के यहाँ पे बचता है, जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, यानी कि शेष बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला बनता था, पढ़ते थे हम लोग बचपन में, कि भाज्य बराबर क्या होता था, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसी को पढ़ना हमारा पहला चैप्टर में, इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में पढ़ना है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे आर रिमाइंडर हो जाएगा और क्यू क्वोशिएंट हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही आपको पढ़ना है, थोड़ा बचपन में वैसे पढ़ते थे और अभी पढ़ेंगे थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे वही सेम डिटो वही रहेगा। जहाँ पर हम लोग रिमाइंडर पढ़ते थे कि भागफल से हमेशा छोटा होता है, वही पढ़ना। देखिए जैसे देख लीजिए, यहाँ पे 7 को 32 से भाग लगाए हैं, 7 को 32 से 7 है, यहाँ पे 32 से भाग लगाए तो क्या मतलब 7 चौक 28 होता है। यहाँ पे घट के 4 बच गया, यानी कि भागफल यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे देखिए भाज्य कितना हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाज्य 32 हो गया। यहाँ वाला क्या बोलते हैं, भागफल भाजक बोलते हैं। यहाँ पे भाजक 7 हो गया, और यहाँ वाला क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। यहाँ पे भागफल 4 हो गया, और यहाँ वाला क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। तो शेष यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मूला से अगर सेट करते हैं उस पर, अगर वेरीफाई करते हैं अगर, तो क्या हो गया, 32 बराबर क्या लिख दिए, भाजक गुने भागफल। यहाँ भाजक 7 है, भागफल 4 है, 7 जगह 28 और शेष 4 है, 28 4 32 सेम आ गया। यही आपको पढ़ना है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए 8 को 26 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 3 24, और यहाँ पर शेषफल 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पे भाज्य तो 26, यहाँ वाला को भाज्य बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे भाज्य 26 आ गया, इसको बोला कि भाजक बोलते हैं, यानी कि भाजक 8 हो गया। और यहाँ पे भागफल 3 है, यानी कि भागफल 3 हो गया, और शेष यहाँ वाला शेष बोलते हैं, यानी कि शेष 2 हो गया। इस तरह से आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, कि आप लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि 26 बराबर क्या हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। तो भाज्य कितना है, 8 है, गुने भागफल, भागफल कितना है, 3 है, और प्लस शेष कितना है, यहाँ पे 2 है। तो क्या हो गया, यहाँ पे जगह 8 3 24 जोड़ 2 कितना हो गया, 26। 26 बराबर 26 आ गया, यानी कि जो हम बनाया वो सही है। इस प्रकार हम लोग चेक करते थे। यही आपको अगला चैप्टर में पढ़ना है, तो कल से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यह बेसिक बताना जरूरी था, क्योंकि इससे भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और आपको आना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको बताना जरूरी था। इसलिए आपको बता दिए हैं, आप लोग को बताया भी है कि इसका PDF आपको जरूर मिल जाएगा। PDF हमारे चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यानी कि आप लोग को PDF का समस्या भी सॉल्व हो गया, और आप लोग बार बार रिवाइज कर सकते हैं वहाँ से। तो हमारे वीडियो इस तरह से देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको इसका फ़ायदा मिले। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको PDF मिल रहा है, आपको बार बार वीडियो देखना नहीं है, आप लोग को सिर्फ PDF देखना है और आपको रिवाइज हो जाएगा। तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।